हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का 5th चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता, जिसका आपके स्कूल में अगर आप कभी पढ़े होंगे ये टॉपिक तो आपको बताया जाता होगा कि अवकलनीयता और सांतत्य चैप्टर सबसे ज्यादा क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अपन इसी चैप्टर को बहुत ही सिंपल मेथड में करने वाले हैं, बहुत ही सरल तरीके से करने वाले हैं। जनरल एग्जाम्पल लेंगे, जनरल एग्जाम्पल को लेकर उसको टॉपिक को समझाने वाला हूं। आज की क्लास में अपन दो टॉपिक करने वाले हैं मेनली, जो दोनों टॉपिक एक्चुअल में एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं। पहला है सीमा यानी लिमिट, और दूसरा जो अपन का टॉपिक है वो है सांतत्य यानी कंटिन्यूटी। जो अपन का फर्स्ट टॉपिक चलता है एक्चुअल में कंटिन्यूटी यानी सांतत्य, उसी को अपन हल करने के लिए अपन को सीमा लेनी पड़ती है। किसी भी चैप्टर में इस चैप्टर में किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सीमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, सीमा क्या होती है, सीमा का योग, सीमा का प्रयोग किन किन जगहों पर होता है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आज समझाने वाला हूं मैं। तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना। आज की टॉपिक में केवल अपन की बेसिक चलेगा इस चैप्टर का, और नेक्स्ट चैप्टर में जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट तो ये है कि अपन इसकी थ्योरी इतनी लंबी नहीं खींचेंगे कि अपन को यही लगने लग जाए कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या थ्योरी की क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिक अपन एक क्लास लेने वाले हैं, जितनी होगी वो देखेंगे, लंबी होगी छोटी होगी क्लास जो भी। उसके बाद में अपन इसके नेक्स्ट चैप्टर में जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे अपन को और इजीली समझ में आ जाते हैं चीजें कि सांतत्यता क्या होती है और सीमा क्या होती है। तो आज का अपन का जो फर्स्ट टॉपिक है सीमा, पहले मैं उसकी हेडिंग लिख देता हूं। सीमा यानी एक बार के लिए कह सकता हूं बाउंड्री, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिमिट, और अपन इसको एक्चुअल में लिमिट ही बोल के चलते हैं। जब अपन टॉपिक करते हैं तो अपन को किसी भी फलन के आगे लिमिट लगानी पड़ती है, तो इसको सीमा को क्या बोला जाता है, लिमिट ही बोला जाता है। पहला आप ये चीजें ध्यान रखना। अब मान लो अपन मैथ्स में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको समझाने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। मान लो अपन मैथ्स में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर अपन के नहीं आ रहा है, प्रश्न का हल ही लाना संभव नहीं है, तो वहां पे उसके मान निकालने के लिए अपन सीमा का प्रयोग करते हैं। अब एक एग्जांपल समझना। उदाहरण के लिए जब मैं रूट लिखता हूं रूट में -4, तो ऐसी कोई संख्या ही संभव नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स वाले हैं, अपन दिमाग लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसको मान लेते हैं कि माइनस में अगर कोई संख्या आएगी तो उस संख्या का रूट तो निकाल लेंगे, और -1 का जो रूट है उसे क्या माना जाएगा, आयोटा माना जाएगा। ये अपन आयोटा मान की काल्पनिक संख्या मान के भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैथ्स क्या है, अपन किसी भी तरीके से उसका हल निकाल ही लेते हैं, चाहे उसका मान संभव हो चाहे न हो। माइनस में रूट वाली संख्या संभव नहीं होती है, अगर आपने 11 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। फिर भी अपन क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि रूट में माइनस का ये क्या है, आयोटा है, और फिर उसका हल निकाल लेते हैं। तो अपन मैथ्स में कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इसी प्रकार से जो रामानुजन थे अपन के, उन्होंने तो इनफाइनाइट की वैल्यू निकाल ली थी। इनफाइनाइट की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी निकाल ली थी उन्होंने। तो इसी प्रकार से अपन किसी भी फलन का मान अगर अपन को प्राप्त पता नहीं चल रहा है, उसका भी मान अपन निकाल लेते हैं, तो उसी को कहा जाता है कि उसी के लिए अपन किसका यूज करते हैं, बेसिकली लिमिट का प्रयोग करते हैं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल और बताता हूं आपको मैं। जैसे देखो, मुझे कोई फलन दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई एक फलन दिया हुआ है fx। फिर यहां से स्टार्ट करूंगा, क्या होता है एक बार मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। fx है x - 2 अपॉन x² -4 है। मुझे कहा गया है कि इसके x के अंदर की जो मान है वो 2 है, तो मैं जब x की जगह कितना मान रखता हूं, 2, तो 2 - 2 बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 - 4, तो आंसर आ गया 0/0। और यह अनिर्धारीय फलन का रूप है, यह अनिर्धारीय फलन का रूप है, ऐसा कोई आंसर अपन के संभव नहीं है। तो उस ऐसे प्रश्न जिनके हल संभव नहीं होते हैं उसको अपन सीमा द्वारा हल करते हैं। उसको किसके द्वारा हल करेंगे, सीमा द्वारा। अब इसको भी अच्छे से समझते हैं कैसे।
मान लो मेरे पास एक ग्राफ है। अब मैं बेसिक जो टॉपिक है वो चल रहा है उसे समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, इसका ग्राफ चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे भी चल रहा है, एक्स वाई जेड कैसे भी चल रहा है, और मुझे एक्स एफ एक्स, ठीक है, ये है अपना x जो मान है वो, और इसका जो फलन यहां से मिलेगा वो है मेरा fx। y को ही fx कहते हैं, याद रखना। y अगर x का फलन हो तो उसी को बोला जाता है f का fx, सॉरी x का कोई फलन है y, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं मैंने एक वक्र बनाया, वक्र बनाने के पश्चात एक मेरा कोई बिंदु मिल रहा है जहां पे मेरे को x का मान रखना है और उससे मेरे को fx की वैल्यू मिलेगी, जैसे मैंने अभी एक फलन लिखा था। लेकिन क्या हो रहा है कि इस बिंदु पर मेरे को जब मैं क्वेश्चन में हल कर रहा हूं तो आंसर आ नहीं रहा है, वह अनिर्धारित फलन आ रहा है। अनिर्धारित फलन लिखाऊंगा, 8 होते हैं, फिक्स होते हैं। अनिर्धारित फलनों के आधार पर ही सीमा को हल किया जाता है, ठीक है। तो मैंने जब उसको मान रखा x का, तो fx का मान कुछ मिलना चाहिए था जो नहीं मिल रहा है मुझे, तो वो नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो ये बिंदु है x का, जो भी x का बिंदु है उसके बिल्कुल नजदीक, यहां पर बिल्कुल नजदीक का अर्थ होता है बिल्कुल पास, 0.1 का भी फर्क नहीं होना चाहिए, 0.000000000 करके फिर 1 होता है ना, उतना अंतर, उतना भी अंतर नहीं होना चाहिए, उससे भी कम कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसके बिल्कुल एक पास का पड़ोसी का बिंदु लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा दूर दर्शा रहा हूं, मैं मान लेता हूं वो यहां पर है, ये यहां वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे ज्ञात कर रहा हूं। चलो इसको तो अपन डैश डैश से दर्शाते हैं क्योंकि ये तो मैंने काल्पनिक रूप से लिया है, मैन ये था अपन का। तो क्या करते हैं, इस x के बिल्कुल पड़ोस में एक अंक लेते हैं जिसे मैं कह दूंगा, ये वाला जो बिंदु है वो आता है x प्लस h पर। मैंने इसके अंदर कोई संख्या जोड़ दी क्योंकि जोड़ने पर ही अपन आगे जा सकते हैं। तो यहां पर मुझे इसका फलन मिल गया और मुझे इसके ऊपर भी इसका फलन का आंसर लगभग यही मिला। मैं अब जाता हूं तो लगभग मेरे को आंसर फलन का वही मिला। इसी प्रकार से या तो मैं इसकी वैल्यू क्या ले सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, या तो मैं इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में जाकर ले सकता हूं या लेफ्ट हैंड साइड में जाकर उससे कुछ कम करके। अभी बताऊंगा ये मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। ये है x माइनस एच और इसकी भी वैल्यू अपन को कुछ ना कुछ मिल जाएगी जो लगभग किसके बराबर होगी, fx के बराबर ही होगी। तो अपन अगर x पर उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, अगर किसी फलन का मान किसी एक अंक या संख्या पर नहीं कर सकते, तो उसके बिल्कुल पास में या तो लेफ्ट हैंड साइड में या बिल्कुल राइट हैंड साइड में एक कोई संख्या मानते हैं, उस संख्या के ऊपर उस फलन का मान ज्ञात करते हैं जो लगभग उसके मान के बराबर ही आएगा, तो अपन मान सकते हैं भाई उसका वैल्यू है। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड या उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में उसके मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है सीमा। अपन उसके जस्ट पास वाली सीमा पर उसका क्या, उसकी जस्ट पास वाले बिंदु पर उसका मान निकाल रहे हैं और वो उसकी क्या है, सीमा है। इसका भी एग्जांपल समझाता हूं, अच्छे से समझना। मैंने एक फलन लिखा fx जिसकी वैल्यू है 1 प्लस एक्स। अभी तो इसका मान निकल रहा है, एक बार के लिए समझा रहा हूं, आप ध्यान देना थोड़ा। x बराबर 1 रखता हूं तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे x का मान 1 है मेरा एक्चुअल में, जिसका वैल्यू उतारू तो उसका मान कितना आ जाता है 2। जब मैं x की जगह 1 उतारूंगा तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1 यहां पे रखूंगा तो 1 और 1 2। लेकिन मुझे ऐसा कोई फलन मिल गया जिसका मान नहीं निकल रहा, ये तो भी मान निकल रहा है, ठीक है ना, ये तो मान निकल रहा है। मान लो ऐसा कोई फलन आ गया जिसका मान नहीं निकल रहा है, तो क्या करूंगा, मुझे इसके या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ जाना है, मतलब एक से या तो बड़ा मान लेना है या फिर छोटा मान लेना है, और बिल्कुल लेफ्ट में उसकी किधर भी एक तरफ मान निकाल देना है। जैसे मैं कहूं अगर मैंने लिया 0.9
1 प्लस 0.9, उत्तर आ गया 1.9। मैं चाहता हूं मैं 2 के और पास जाऊं। देखो 1.9 2 से कम है ना, मतलब 1.9 मान लो यहाँ पे कहीं पे, लेकिन मैं मान रहा हूं ये तो बहुत दूर हो गया, मुझे तो बिल्कुल पास में जाना है, इसकी सीमा की जस्ट टच होना है मेरे को। तो क्या करो 0.99 देखो, तो मैंने लिखा 1 प्लस 0.99 आ गया 1.99। मैं तो चाहता हूं और ज्यादा पास में जाऊं, 99999, तो 1 प्लस 0 के बाद में कितने 9 लिए हैं मैंने, 5। तो इसका आंसर क्या मिलेगा मेरे को, 1.99999। तो जब अपन किसी सीमा को, अपन किसी फलन की या फिर किसी चर के फलन की सीमा निकालना चाहते हैं, तो सीमा का अर्थ होता है उसके जस्ट पड़ोस पे जाकर बैठ जाना है अपन को, और उस पे जो उसका मान आएगा ना वो लगभग उसी चर के बराबर आएगा। एक्चुअल में आंसर आना क्या चाहिए था, 2 आना चाहिए था, क्योंकि मुझे बोला गया था कि मैंने x की जगह कितना रखा है, 1 रखना था मेरे को। जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y का मान कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, ये वाला। लेकिन किसी प्रकार से मुझे जो फलन दिया गया था उसमें वैल्यू नहीं निकल रही है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि उसके जस्ट पड़ोस में अपन को उसके इतने नजदीक आ जाना है, इतने नजदीक आ जाना है। जैसे देखो 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 0, अगर मैं x की जगह 0 रखता तो 1 प्लस 0 कितना आता है 1, जो कि 1 से बहुत दूर है, सॉरी जो कि 2 से बहुत दूर है। इसका उत्तर कितना आता 1, जो कि उससे बहुत दूर है। मुझे तो ऐसा पॉइंट चाहिए था कि उसको x का ऐसा मान चाहिए था, इतना पास चाहिए था 1 से कि उसको उतना पास ले जाते रहे तो उसका मान उसके पास में आता रहे। x का मान 1 के जितना पास ले जाऊंगा मैं, देखो 0.9 1 के पास है, फिर मैंने 0.99 लिया, वो तो 1 के और ज्यादा पास आ गया, फिर 0 कहां गया 0.99999 लिया, ये तो 1 के बहुत पास आ गया। जैसे जैसे मैं इस संख्या को x के मान को, जैसे जैसे मैं x के मान को 0.9 0.99 0.9999 आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं, x का मान 1 की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे x का मान 1 की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे फलन का मान जो आ रहा है उत्तर, फलन का मान यानी उत्तर, वो 1.9 था, इससे थोड़ा दूर था पॉइंट, अभी तो 0.1 का अंतर है, लेकिन यहां पे करा तो इसका और इसका बीच का अंतर कितना है 0.01, बहुत कम। इसके लिए करूंगा तो 0.0000001। तो जैसे जैसे मैं पड़ोस में जाता रहूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे जैसे मैं पास जाता जा रहा हूं वैसे वैसे इस फलन का मान 2 के नजदीक जाता जा रहा है, और इसी प्रकार से अपन उसके बिल्कुल पास वाले बिंदु पर उसका जो मान निकालते हैं वही उसकी कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है क्योंकि ये कौन सी साइड से आ रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड लिमिट का होता है, लेफ्ट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बाएं पक्ष की सीमा है ये क्या है, बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसी प्रकार से देखना दूसरी तरफ करता हूं मैं, fx बराबर क्या था 1 प्लस एक्स। अब मैं राइट हैंड साइड से पास में आ रहा हूं, तो पहले मैं थोड़ा दूर ले लेता हूं, एक बार के लिए मैं दूर चला जाता हूं, 1.1 ले लेता हूं, तो 1 प्लस 1.1 कितना मिलेगा 2.1। 2.1 2 से तो पास में है, लेकिन मुझे और पास में जाना है, मुझे इतना पास चले जाना है कि वो बिल्कुल उसकी सीमा तक पहुंच जाए। मैंने लिया 1.01, तो इसका आंसर आ गया 2.01। 2 के ज्यादा पास कौन है, 2 के ज्यादा पास है ये, क्योंकि ये लगभग 2 ही है। अब 2.0 और 1 तो बहुत पास आ गया, लेकिन मैं इसके और पास जा सकता हूं 1.001। 1.001 ये किसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, इसकी जगह, ठीक है ना। 1 की जगह हमेशा 1 लिख रहा हूं और x की जगह ये वैल्यू, 1 में 1 जोड़ा 2.001। तो जैसे जैसे मैं यहां पर x की वैल्यू को कम कर रहा हूं, जैसे जैसे x की वैल्यू को कम कर रहा हूं, कम तो इधर ही होती है,
कम कर रहा हूं वैसे वैसे वो x के नजदीक पहुंच रही है संख्या, और जैसे जैसे संख्या x के नजदीक पहुंच रही है, देखो ये एक से कितना दूर है, ये 1 के लगभग पास है, तो जैसे जैसे मैं 1 के पास पहुंचूंगा x की संख्या 1 के पास पहुंचेगी, वैसे वैसे फलन का मान भी 2 के पास पहुंचना चालू हो जाएगा। और इसी का जो बिंदु होता है जहां पर लास्ट बिंदु तक पहुंचते हैं, वही इसकी क्या कहलाती है एक्चुअल में, सीमा, जिसे अपन किधर साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, इसको कहा जाता है राइट हैंड लिमिट, और इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कुल मिला के अपन को देखो फलन का मान तो क्या निकालना था, 1 रख के 2, जो कि आ भी रहा है यहां पर, लेकिन मान लो एक बार के लिए नहीं आता तो मैं क्या रख देता, 0.99999 ऐसा कुछ मान रखता। ये जो उत्तर आया ये भी लगभग किसके बराबर है, 2 के। ये जो मान लेकर आया ये भी लगभग 2 के बराबर है, तो 2 है। तो मैं इसके पड़ोस में ऐसा कोई मान लूं जिससे इसका मान लगभग वही आ जाए जो इसका 1 रखने पर आ रहा था, तो उसी को कहा जाता है सीमा। अपन को उसकी सीमा तक पहुंचना है। ये प्रक्रिया कब की जाती है, ये तब की जाती है जब अपन को फलन का हल प्राप्त नहीं हो रहा हो। अभी यहां पे प्राप्त हो रहा है तो आपको लग रहा है क्यों ही पुट करें इतनी सारी संख्या, अभी जब पुट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है, लेकिन पुट करने पर जब आंसर नहीं आता है, नहीं आने पर अपन क्या करते हैं, कोई वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर अपन वैल्यू ना पुट कर एक मेथड यूज में लेते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं कुछ यूज में, उसके आधार पर अपन सीमा का हल करते हैं। तो अभी आपको इतना पता चल गया होगा कि सीमा क्या होती है। सीमा होती है किसी फलन के जस्ट या तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मान या फिर जस्ट राइट हैंड साइड वाला मान। अब इसे दर्शाते कैसे हैं, तो इसे दर्शाने के लिए ग्राफ को थोड़ा सा करता हूं मैं क्लियर और अच्छे से समझाता हूं। तो आपको ग्राफ बनाना है, इसके नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे लिख दूंगा, सॉरी टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। पूरे लिखे हुए उसमें, लिखवा तो उसमें क्यों भी नहीं सकता मैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप समझे वहां से, ठीक है ना। ये x है, ये fx है या फिर y है, ये f डैश है और ये f डैश x है। ये अवकलन नहीं है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। हाँ, मुझे वापस एक कोई फलन दिया हुआ है जिसका ये कोई बिंदु है, यहां पर इसका x का मान रखना था मुझे, जिससे मेरे किसका मान निकलता, जिससे मेरे निकल जाता y का मान, यानी fx का मान। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे इस पे मान नहीं निकल रहा है, तो मैं ऐसी कोई लिमिट लूं, ऐसी कोई वैल्यू लूं जिससे इसके पड़ोस का आंसर तो आ ही जाए। पहले तो उसका आंसर भी आ जाता है उससे। मैंने यहां पर एक वैल्यू लिया, मैंने यहां पर गया और मैं मानता हूं इसके बीच की दूरी कितनी है, h है, इसका मान कितना है, h है। तो ये जो फलन होगा वो हो जाएगा अपना, ये वाला फलन जो है ये हो जाएगा x प्लस h। x प्लस h पे फलन का कोई ना कोई मान आएगा, यहां पे इस फलन को बोलूंगा मैं f x प्लस h। इस फलन को क्या बोलूंगा मैं, x प्लस h, ठीक है। ऊपर आ गया, वो नीचे भी आ सकता था, ऐसे जरूर नहीं कि ऊपर ही आएगा, ये बाहर गया तो वो भी ऊपर आएगा, नीचे भी आ सकता था। इसी प्रकार से मैं इसके एक राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वैल्यू लूंगा। ये तो राइट हैंड साइड में ले ली, मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मान लेता हूं जो है मेरा x में से माइनस का h। जैसे यहां पर कितना रखा था मैंने, 1, यहां पर मैंने क्या रखा है, 1 माइनस 0.1। ध्यान रखना, यहां पे मैंने कितना रखा है, 1 माइनस 0.1, क्योंकि 1 में से 0.1 घटाऊंगा तभी क्या आएगा, 0.9। तो ये मैंने 0.9 रखा है, इसका मतलब है 1 माइनस 0.1 रखा है, मतलब मैंने माइनस की तरफ रखा है, उसका उल्टी तरफ मान रखा है। ये तो मेरा x था, ये तो मेरा क्या था, x था ना, लेकिन ये क्या है जो मैंने कमी करके लिखी है, और ये कमी ही क्या है मेरी, h है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस h, वही लिखा है। इसी प्रकार से मैंने लिखा है 1.1, तो 1.1 का मतलब क्या होता है, 1 में मैंने 0.1 जोड़ा तो मेरे पास क्या आ गया, 1.1। 1 तो मेरे x का मान था जो मुझे रखना था प्रश्नानुसार,
लेकिन मैंने 1.1 रखा, तो मैंने कितना ज्यादा रखा, 0.1। ये h की वैल्यू है। h एक अपन कोई लिमिट के अकॉर्डिंग वैल्यू ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.1। तो ये ऐसे आई है। तो एक साइड मैंने कुछ माइनस किया है और एक साइड उतना ही प्लस किया है, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे ये वैल्यू मिल गई इसकी f(x - h)। तो एक तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू मिली है और एक राइट हैंड साइड में वैल्यू मिली है। अगर 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 कोई फलन की सीमा संभव होती है, किसी फलन की सीमा को लेना संभव होता है, तो उसकी सीमा के दो अपन को हल मिलने चाहिए। किसी फलन के किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट भी अपन ले सकते हैं या नहीं, ये हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई ग्राफ ऐसा हो सकता है जो टूटा हुआ हो। बहुत से ग्राफ होते हैं ऐसे जो टूटे हुए हो, ठीक है ना। जैसे महत्तम पूर्णांक फलन होता है, वो टूटा हुआ होता है। तो उसके कोई कोई बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर अपन लिमिट ले ही नहीं सकते। तो लिमिट लेने, सीमा का मतलब होता है कि अपन को जो अवयव दे रखा है, जैसे मुझे x जो दे रखा था, इसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में कोई लिमिट या फिर सीमा ले सकता हूं या नहीं, ये कब संभव होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। अगर किसी फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तो अपन कहेंगे कि इस फलन की सीमा संभव है, नहीं तो सीमा लेना ही संभव नहीं होगा। तो कैसे कह सकते हैं अपन, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिमिट है, लिमिट यानी सीमा, f x - h या फिर a - h, जो अपन को वैल्यू दे रखी है। मेरे को x दिया हुआ है यहाँ पे, मैं एक बार के लिए मानता हूं। इसी प्रकार से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। इसका मतलब है कि जब मैं मान रखूं 0.9, तो मुझे जितना उत्तर मिल रहा है वो कंटिन्यूटी में किसके साथ मिलना चाहिए, इसके साथ भी उसके आसपास का या फिर वही उत्तर आना चाहिए। अगर अपन का आसपास का नहीं, वही उत्तर आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी किसी के अवयव के दाएं तरफ की सीमा और बाएं तरफ की सीमा दोनों के मान आ रहे हैं समान, h टेंड्स टू 0 करने पर, h का मान हटाने पर, जब मैं h को हटाऊंगा तो h को हटाने का तरीका क्या होता है, मुझे आना है पड़ोस में। और कितना पड़ोस में आना है कि x के जस्ट नजदीक आ जाए अपन। तो h बराबर h टेंड्स टू 0, ये एरो का मतलब होता है टेंस, मतलब h की सॉरी 0 की तरफ जाना है या फिर x की तरफ जाना है मेरे को, या फिर यहां पे ये भी लिखता हूं h टेंड टू x, h टेंड टू x तो 0 लिखना पड़ेगा, सॉरी। h टेंड टू x का मतलब होता है कि अपन को h की वैल्यू, h का जो मान है ये वाला इतना सा अंतर, इसको 0 करना है। इसको 0 करने पर फलन आता है और इसको भी 0 करने पर फलन आता है। इसका मतलब है कि मैंने जो ये दूरी ली है, मैंने जो h का अंतर लिया है, इसको इधर की तरफ आते जाना है, मेरे को इस साइड आते जाना है। कहां तक आना है, जहां तक x है, x वाला मान नहीं, x जहां तक है उसके पास। इसी प्रकार से इधर की साइड से भी चलता जाना है, चलता जाना है, और कहां तक जाना है, x तक, x के ऊपर नहीं, x से जस्ट पहले वाला मान। तो मैं x की तरफ टेंस करता हूं, टेंस मतलब होता है x की तरफ जाना, मतलब h का मान कितना हो जाएगा उस समय 0। इन दोनों के मान जो अभी अंतर लिया है ना, वो अंतर वो होना नहीं चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए मेरे पास, 0। और जब मैं इसके अंतर को 0 करूंगा और इसके भी अंतर को कितना करूंगा, 0, तो ये भी इस पॉइंट पर आ जाएगा और ये भी इस पॉइंट पर आ जाएगा। उस समय यदि उन दोनों फलनों के मान समान आते हैं तो सीमा का अस्तित्व होगा, अन्यथा सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब है उस प्रश्न को हल किया जाना संभव नहीं होगा। वो ग्राफ टूटा हुआ होगा, उस प्रश्न को हल करना संभव नहीं है उस जगह पर। ये तो है अपनी सीमा। अब सीमा का प्रयोग किन किन जगहों पर किया जाता है।
सीमा का प्रयोग ही किन किन जगहों पर किया जाता है? तो सीमा का प्रयोग किया जाता है अनिर्धारित फलनों के लिए। अनिर्धारित फलनों के लिए सीमा का प्रयोग उन्हीं बिंदुओं उन्हीं फलनों के लिए किया जाता है जिनका मान निकालना संभव नहीं हो, जिनका अस्तित्व नहीं हो, जिन फलनों का उस वैल्यू पर अस्तित्व ही नहीं हो। इसका अस्तित्व था, मैं भी बता देता हूं, इसका अस्तित्व था तब अपन निकाल पाए। किसी फलन का अस्तित्व नहीं होगा, उसमें लिमिट लेंगे, उससे अपन को पता चलेगा। ये तो मैंने कोई लिमिट थोड़ी दी है, ये तो मैंने एक मान रख के आपको बताया है कि लिमिट का मतलब होता है उसके तरफ जाना, उसकी तरफ जाना। जब उसकी तरफ जाते तो लगभग वही मान आ जाता है। तो अनिर्धारित फलन कुछ ऐसे फलन होते हैं जिनका मान निकालना संभव नहीं होता है, उसके लिए अपन को क्वेश्चन को हल करना होता है। ये क्या क्या है तो अपन याद रखने, सारे के सारे 8 है। पहला है इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट को हल करना संभव नहीं होता कभी भी। 0 बटा 0 को हल करना संभव नहीं है। 0 इंटू इनफाइनाइट को हल करना संभव नहीं है। 1 की पावर इनफाइनाइट संभव नहीं है। इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट संभव नहीं है। 0 की पावर 0 संभव नहीं है। इनफाइनाइट की पावर 0 संभव नहीं है और 0 की पावर इनफाइनाइट भी संभव नहीं है। ये कुल मिला के अपन के 8 फलन हैं। ये 8 फलनों के उत्तर है, बेसिकली 8 फलन ही है। ये अनिर्धारित फलन कहा जाता है इनको। इनके उत्तर निकालना संभव नहीं होता है। तो कभी अपन को कोई फलन ऐसा दे रखा हो, कोई फलन ही अपन को ऐसा दे रखा हो जिसमें अपन के ये वाले उत्तर आ जाए। अब एक बार के लिए सीमा को भूल जाओ, है ना। अपन को कुछ फलन ऐसे दे रखे हैं, जब हम वैल्यू पुट करें तो उसके उत्तर ऐसे आ जाए। जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल करवाया था, fx x माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अगर मुझे x की जगह बोले 2 पर, इसकी सीमा संभव है, सॉरी इसका मान संभव है क्या? तो है ही नहीं। देखो 2 माइनस 2, x की जगह 2 रखा और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 माइनस 4। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। ये 0 बटा 0 आ गया, जो कि अपन का दूसरा अनिर्धारित फलन के रूप में दर्शाया है मैंने। और अगर ऐसा फलन आ गया तो उसका हल करना संभव नहीं है। इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट भी आते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूं 1 बटा इनफाइनाइट हो जाता है। चलो यही है नॉर्मली। मैं आपको कुछ वैल्यू लिखाऊंगा आगे, उससे आपको पता चल जाएगा। काफी फलन ऐसे होते हैं। मोस्टली फलन में 0 बटा 0 देखने को मिलता है अपन को। कुछ फलनों में 0 बटा, कुछ फलनों में इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट देखने को मिल जाएगा। कुछ में 0 की पावर इनफाइनाइट ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगा अपन को, ठीक है ना। मोस्टली 0 बटा 0 ही देखने को मिलता है। ऐसे फलनों को हल करना भी संभव होता है। उन फलनों को लिमिट द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन हर फलन की लिमिट जब संभव नहीं है, जिसकी लिमिट निकाल रखने पर भी उत्तर नहीं आता है, मतलब वो तो संभव ही नहीं है। लेकिन कुछ फलन ऐसे होते हैं जिसकी जब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं, मतलब उसके जस्ट बायां पक्ष लेते हैं और दायां पक्ष लेते हैं, तो उस पर उसका जो मान होता है वो समान प्राप्त होता है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट पर मान प्राप्त हुआ है वही लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी प्राप्त होता है, वही राइट हैंड लिमिट पर भी प्राप्त होता है। दोनों के मान जब बराबर आ जाते हैं तो अपन कहते हैं कि उसकी सीमा का संभव अस्तित्व है, मतलब उसके लिए सीमा ले सकते हैं। ये जो मान ले रहा हूं ना मैं, उस फलन के लिए मान ले सकते हैं। लेकिन जिन फलनों के सीमा लेने के पश्चात भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मान नहीं आते हैं बराबर, ये सूत्र जब अपन पुट करेंगे प्रश्नों में तो पता चल जाएगा क्या है ये जैसे मैंने आपको बताया था, h की वैल्यू कहां तक ले जानी है, ये जो मैंने अंतर लिया था उसको वापस हटा देना है। ये देखो ये x है मेरा, ये मार्कर है, मान लो x है, ठीक है ना। इसको अभी एक बार के लिए हटाता हूं और ये h मैंने उससे कुछ दूरियां ली थी। जैसे जैसे मैं h को कम करता हूं, h के मान को जैसे जैसे कम कर रहा हूं, वो दोनों x के पास आ रहे हैं और एक बिंदु ऐसा आएगा जब दोनों मिल जाएंगे तो लिमिट को जब अंतर को जब अपन पूरा कितना कर देंगे 0, उसी बिंदु पर आ जाएंगे तो उनके मान तो समान प्राप्त होने चाहिए। जब मैं यहां से h को हटाकर x वाली लाइन पे आ रहा हूं
और इधर से भी h के अंतर को हटा के x वाली लाइन पे आ रहा हूं, तो उनके उत्तर तो सेम आने चाहिए। लेकिन फिर भी उत्तर अगर समान नहीं आते तो वो फलन ही संभव नहीं है, और जिनके आ जाते हैं उनकी लिमिट अपन हल कर सकते हैं, तो उन फलनों को भी अपन हल कर सकते हैं। अब जब अपन ने ये लिमिट कर दी है, इसके बाद एक और टॉपिक होता है सातत्यता। सातत्य क्या होता है कोई चीज, तो उसको पढ़ते हैं, सातत्य क्या होते हैं। चलिए अब टॉपिक है अपन का जो सेकंड है वो है सातत्य। सीमा को हटा देते हैं। अब अपन का जो टॉपिक है बेसिकली सातत्य, और सातत्य का इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया नाम है कंटिन्यूटी। सातत्य इंग्लिश में कहता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से ज्यादा बेटर पता चलता है, क्योंकि कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअसली कोई चीज का चलना। अगर कोई वक्र है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है तो उसी को कहा जाता है सातत्य। इसी को फलन के आधार पर और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास है कोई ग्राफ है, और मुझे सिंपली एक कोई प्रश्न दिया हुआ है कि fx एक ऐसा फलन है, fx कोई ऐसा फलन है जहां पर x प्लस वन, तो चलो छोड़ो, एक बार नहीं है वो बताते हैं। 1 है, fx का मान कितना आएगा 1 when x is not equal to 0। एक फलन में fx का मान हमेशा क्या आएगा 1 आएगा जब हम x का मान 0 नहीं रखेंगे। 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 10, 15, 20, -10, -8, -7 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये कह रहा है x में कोई भी मान रखो, y का मान या फिर fx का मान कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन जैसे ही x की जगह 0 रख दिया जाता है तो ये कह रहा है उसका मान कितना आता है उसका उत्तर आता है 0। x का मान 0 रखने पर उसका उत्तर कितना आ जाता है 0। अब इसको ग्राफ में दर्शाने का तरीका देखते हैं क्या है। ये कह रहा है x में 0 के अलावा कोई भी मान रख दो, fx का मान हमेशा कितना आएगा 1। ये मेरा fx है यानी y है, ये x है, ये x डैश है या फिर -x है, और ये माइनस का fx है। ठीक है, ये इसका मान लेता हूं मैं fx में 1, और ये fx में वैल्यू है 0। वो बोल रहा है कि x में भले पॉजिटिव में मान रखो, भले नेगेटिव में मान रखो, लेकिन 0 नहीं रखना है। तो उसका उत्तर कितना आना चाहिए 1। तो मैं पॉजिटिव में रखता हूं, मैंने x का मान रखा कुछ भी x y z, y का मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। x का मान मैंने लगभग कहां तक रखा, 0 वाली लाइन तक रखा, तब तक fx का मान हमेशा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। x में वैल्यू चेंज कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, x में तो आगे बढ़ रहा है वैल्यू, लेकिन y में एक फिक्स पॉइंट पर है कि वो 1 ही आएगा जब तक 0 नहीं रखोगे। इसी प्रकार से x में अगर नेगेटिव मान रखूंगा तो भी उत्तर कितना आएगा y का 1, तो वो भी रख देते हैं। यार ना 0 नहीं रखना है, क्योंकि जब मैं इसका x का मान रखता हूं 0 तो उस समय उत्तर कितना आएगा 0। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि ये वाला जो पॉइंट है ना इतना, जिसको मैंने छोटा सा गोला बनाया है, उस बिंदु पर जो मैंने ये बिंदु बनाया है छोटा सा गोला, उस बिंदु पर मेरे को इसका मान 1 नहीं मिल रहा है। अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूं तो उत्तर कितना आ रहा है 0। मतलब x का मान अगर 0 ले रहा हूं तो मुझे उसका मान 1 नहीं मिल रहा है, मुझे उसका मान कितना मिल रहा है 0। उसके अलावा x के कुछ भी मान रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉइंट में रखो, दशमलव में रखो, बट्टा में रखो, किसी में भी रखो, 0 के अलावा जब मान रखूंगा तब तो ये लाइन मिलेगी, और जब मैं x का मान 0 रख दूंगा तो एक वैल्यू नहीं मिलेगी उसकी। जब मैं 0 रखूंगा तो उत्तर कितना मिलेगा 0। तो एक्चुअल में यहां पे हो ये रहा है कि ग्राफ राइट हैंड लिमिट में कंटिन्यूअसली चल रहा है, लगातार चल रहा है ना, कुछ भी मान रखो यही मान उत्तर मिलता है मेरे को।
इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी अपन को लगातार ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान आ रहा है वही किसका आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का। क्योंकि मैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट में मान रख रहा हूं तो भी एफ का मान एक आ रहा है, जब मैं राइट हैंड लिमिट का मान रख रहा हूं, राइट हैंड लिमिट का मान रख रहा हूं तो भी एफ का मान कितना मिल रहा है अपन को, एक। और जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट में मान रख रहा हूं तो भी मुझे एफ का मान कितना मिल रहा है, एक। तो ये सीमा, इस सीमा का अस्तित्व है, इसके लिए सीमा का अस्तित्व है। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी। और अगर मैं अच्छे से देखूं तो ये ग्राफ कंटिन्यूअसली नहीं चल पा रहा था। जब यहां तक आया तब तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने 0 ले लिया, ग्राफ आ गया यहां पर, और 0 से बढ़ा लिया, वापस ग्राफ चलने लग गया। तो चूंकि ग्राफ कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा है, यहां पर इस बिंदु पर टूट गया। जब मैंने इसका मान है 0 रखा तब इस बिंदु पर टूट गया। तो इस बिंदु पर ये कंटिन्यूस नहीं रहा, और जब किसी बिंदु पर वो ग्राफ कंटिन्यूअसली नहीं चलता है, जब वो लगातार नहीं चलता है, तो उसी को कहा जाता है कि वह सातत्य नहीं है। तो सातत्य होने के लिए क्या आवश्यक है, सातत्य होने के लिए आवश्यक है कि उस फलन का उस अवयव पर भी मान वही आए जो उस, अभी तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अभी तो ये नहीं आ रहा है, उसका उस बिंदु पर भी वही मान है जहां पर अपन को वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि मेरे को 1 पुट करना है, 0 पुट करना है, कुछ भी पुट करना है। यहां पे मुझे एक्स की जगह पुट क्या करने थे, 0। तो मुझे 0 पुट करने पर भी इसका आंसर कितना मिलना चाहिए था, 1। अगर 0 पुट करने पर आंसर 1 नहीं मिल रहा है तो ग्राफ कंटिन्यूस नहीं रह पाया, और जब ग्राफ कंटिन्यूस नहीं रह पाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। अब इसको एक छोटे से तरीके से समझना। एक ग्राफ कोई चल रहा था और इस बिंदु पर अटक गया, इधर ही चलता जा रहा है, इधर ही चलता जा रहा है, लेकिन यहां पर ये ग्राफ टूट गया इस पॉइंट पर। मुझे कहा जाए इस पॉइंट पर इसका मान क्या है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ मिलेगा। ये एफ ए है मेरा, ये मतलब एक्स का कोई मान, ठीक है ना। इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी, यहां पर भी इसका कोई ना कोई मान मिलेगा। एक्चुअल में कंटिन्यूस है तो वो सीमा का इस तरफ मिल जाएगा मान। लेकिन जैसे ही इधर की तरफ जा रहा हूं ना, तो ग्राफ टूट गया। ग्राफ टूट जब जाता है, ग्राफ जब कहीं बिंदु पे खंडित हो जाता है या फिर कंटिन्यूस नहीं चल पाता है, तो कंटिन्यूस नहीं चल पाने के कारण उसे कहा जाएगा वो सातत्य नहीं है, वो स्मूथ नहीं है, वो सही से सीधा सीधा नहीं चल रहा है। सीधा सीधा चलना मतलब नहीं है, घूम भी सकता है ऐसे, लेकिन ग्राफ चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जिस बिंदु पर ग्राफ रुक गया वहां पर कहेंगे अपन उसके सातत्यता का अस्तित्व नहीं है। और अगर वो लगातार चल रहा है तो सातत्य है। जैसे मुझे कहा जाएगा इस बिंदु पर ये कंटिन्यूस है क्या, बिल्कुल है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, खुद के ऊपर तो वैल्यू है ही। इस पर सातत्य है क्या, बिल्कुल है, उधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, खुद पे चल रहा है क्या। लेकिन इसकी सीमा पर, लास्ट वाले बिंदु पर, मुझे अगर इस बिंदु पर कहा जाए कि क्या ये सातत्य है, तो उस बिंदु पर वो सातत्य नहीं होगा। जिस बिंदु के लिए पूछा गया है उस बिंदु पर ग्राफ अगर टूटा हुआ है, या उसके लेफ्ट हैंड लिमिट पर ग्राफ टूटा हुआ है, या उसकी राइट हैंड लिमिट पर ग्राफ टूटा हुआ है, तो किसी भी बिंदु पर टूटा हुआ होगा तो उसे कहा जाएगा वो सातत्य नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। अब एक कंटिन्यूटी वाला ग्राफ बताता हूं आपको, एक कंटिन्यूटी वाला ग्राफ बताता हूं जो लगातार चल रहा है एक्चुअली, है ना। एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 3, एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 3। मान लेते हैं अपन को बोला है एट x इक्वल 1, एट x इक्वल 1। तो क्या ग्राफ चल रहा है, देखते हैं। अगर आपने ग्राफ पढ़े हैं या फिर मैंने ही पढ़े हैं, अगर मेरे वाले ही ग्राफ आपने सारे देखे हैं, तो आपको पता होगा कि एक सरल रेखा की समीकरण है। जब भी मैं एफ एक्स लिखता हूं आप उसको y मान के चलोगे, वो y ही है। तो y बराबर x प्लस 3 दिया हुआ है। ये किसके जैसी ग्राफ है, ये है y बराबर mx प्लस 3, जहां m का मान तो 1 है, मतलब 45 डिग्री का कोण बनना है, ये समझ लेना। tan थीटा होता है, m का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा में एक मान का पता है 45 डिग्री पर, और c होता है वो y एक्स को कहां पे काट रहा है, तो वो y एक्स को 3 पर काट रहा है, और इसका ग्राफ ऐसा आता है 45 डिग्री में चलता जाता है, ऊपर भी चलता जाएगा
नीचे भी चलता जाएगा। सरल रेखा के समीकरण है, मैंने एक सरल रेखा के समीकरण बना दी। ये बिंदु क्या है? 3। चलिए अब मुझे पूछा गया है कि क्या ये x बराबर 1 पर सतत है? बिल्कुल चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 पर, तो x का मान 1 रखो, 1 + 3। क्या ये ग्राफ 4 पे टूट चुका है? 1 2 3 और 4। क्या ये ग्राफ 4 पे टूटा हुआ है? बिल्कुल नहीं टूटा हुआ, चल रहा है 4 पे। ठीक है, अब मुझे पूछा है इस 4 वाले बिंदु, इस बिंदु के क्या राइट हैंड साइड पर ये ग्राफ टूटा हुआ है? बिल्कुल नहीं टूटा हुआ है, ये चल रहा है आगे। वैल्यू पुट करके निकालेंगे, वो मैं तुमको किताब में समझाऊंगा। अभी अपन को ये समझना है कि अगर अपन को कोई फलन दे रखा हो और कोई मान दे रखा हो, तो उस मान पर अपन को ये देखना है कि उस मान पर पहले तो उसका उत्तर आता है या नहीं। तो आ रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है, और ग्राफ में 4 अपन को पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे किसी ना किसी एक्स पर 4 मिल रहा है अपन को, और वो कितने पर मिल रहा है? 1 पर। 1 पर इसकी वैल्यू क्या है? 4 है। अब ये कह रहा है 1 से अगर ज्यादा वैल्यू रखूं, जैसे 1.1 मान लिया, ये तो बहुत ज्यादा दूर है लेकिन मान लेते हैं 1.1 है। तो अगर मैं यहाँ पर 1.1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4.1। बिल्कुल 4.1 पर ग्राफ है मेरे पास। इससे अगर मैं मान लो कम रखूं, एक जैसे मान लो 3.9 पे रखूं, 3.9 यानी 1 रखा था, मैंने 1.1 था, 3.1 का रखा हूं, 0.9। तो 0.9 में मैं जब 3 जोड़ूंगा तो आएगा 3.9, वो यहां पे कहीं पे मिलेगा। देखो ये 4.1 ऊपर आएगा, 3.9 का आएगा नीचे, और मेरे को सारे बिंदुओं पर ये ग्राफ मिल रहा है। और मुझे कोई ग्राफ किसी बिंदु पर टूटा हुआ नहीं दिख रहा है, जिस बिंदु पर मेरे से पूछा गया है x बराबर 1 पर। ना तो x बराबर 1 पर टूटा है वो, ना उसके लेफ्ट हैंड साइड में टूटा हुआ है, ना उसके राइट हैंड साइड में टूटा हुआ है। ग्राफ कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है सातत्यता, कंटिन्यूटी। इसका मतलब है अगर कोई ग्राफ किसी बिंदु पर टूटा हुआ है तो वो सातत्य नहीं है, अगर अपन को उस पॉइंट पर पूछा हुआ है तो। और अगर उसके दूसरे, अगर मान लो कोई ग्राफ है जिस पॉइंट पर पूछा हुआ है, अगर वो सारी जगह पे कंटिन्यूअसली चल रहा है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, तो वो सातत्य नहीं है। तो टूटा हुआ नहीं है तो सातत्य है वो, और अगर वो ग्राफ टूटा हुआ है तो सातत्य नहीं है। तो अगर कोई ग्राफ सातत्य हो, उसके लिए आवश्यक है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर होनी ही चाहिए। ये तो सीमा के लिए भी है। लेकिन अगर वो सातत्य भी हो यानी कंटिन्यूअस भी हो, तो उसके लिए उस खुद के फलन के x के मान पर भी उसका मान क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए, उत्तर आना चाहिए। उसका उत्तर नहीं आ रहा है, अगर लगातार नहीं आ रहा है तो उसका मान क्या कहेंगे अपन? सातत्य नहीं है। और यही थे अपन के अवकलनीयता और सातत्यता, यही था अपन का सीमा और सातत्यता। सीमा में अपन को केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मान निकालने हैं, जबकि सातत्यता में अपन को क्या निकालना है? f ऑफ a पर भी मान निकालना है, जो अपन को x का मान दिया हुआ है उस पर भी उस फलन का उत्तर उतना ही आना चाहिए। सब साइड बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट पर भी आना चाहिए, खुद के मान पर भी आना चाहिए। अब मैं आपको ये समझा देता हूं कैसे। f ऑफ x मुझे दिया हुआ है 3, f ऑफ x कितना दिया हुआ है? 3। मुझे कहा गया है कि x की जगह x बराबर 1 पर इसका मान क्या है? तो मैं x की जगह 1 रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मान तो कितना है? 3 है। तो मैंने x की जगह कितना रखा? 1, तो भी इसका मान कितना रहेगा? 3, क्योंकि x तो फलन में ही नहीं है। मुझे कहा इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखो, मैंने रखा 0.9। क्या फर्क पड़ता है? x इसके अंदर है ही नहीं, इसका उत्तर तो 3 ही रहना है। मान भले कुछ भी रखो ना, x ही नहीं है, कहां पे मान रखो? मुझे अगर 3x दे रखा होता तो मान रखता मैं, मुझे तो मान ही नहीं दिया, मुझे बोला 3 है उत्तर। बोला है राइट हैंड साइड में निकालो, ले लो, राइट हैंड साइड में निकाल दिया तो भी उत्तर कितना? 3। तो मुझे उसके फलन पर भी उसका मान वही मिला, मुझे उसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी मान वही मिला, मुझे उसके राइट हैंड साइड पर भी मान वही मिला। तीनों बिंदुओं पर जब मान समान है तो अपन कहेंगे वो फलन भी क्या है? सतत है। फलन क्या है? वो सतत है।
उसकी सीमा का अस्तित्व भी है। सीमा का अस्तित्व है तभी तो वो क्या है, सातत्य है। तो इसी प्रकार से अपन सीमा और सातत्य के प्रश्नों को करेंगे हल लिमिट वाले मेथड से। अब लिमिट को हल करने के कुछ मेथड होते हैं, उसको मैं आपको बताता हूं ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। तो फॉर्मूले सारे के सारे लिख लेना, यहां पे मैं आपको लिखवा रहा हूं। कुछ फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीधे सीधे याद रखने होते हैं। जैसे सीमा का हल करने के लिए कुछ मेथड है, आप यहाँ पे मेथड को एज इट इज जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे लिख देना। सीमा ज्ञात करना, करना ही लिख देता हूं। सीमा ज्ञात करना, फाइंड लिमिट्स, लिमिट्स को अपन को फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहली विधि है सरलीकरण। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन सी विधि आ जाती है, जैसे प्रतिस्थापन, विलोपन, परिमेयकरण, परिमेयकरण और सीडी। सीडी यानी होता है, अभी देखते हैं दोनों, मैं आपको लिखवा देता हूं साथ साथ में, चलो एक एक करके उसका हल करते हैं। देखो ये तो मेथड है, आपको ये चीज आनी चाहिए, प्रतिस्थापन क्या होता है और परिमेयकरण क्या होता है। मैं आपको एक एक इसके आंसर बता देता हूं, अच्छे से ध्यान देना। मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स, इस प्रकार से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, जैसे कि अभी अपन ने किया था। ये इसको हल करते हैं अपन सरलीकरण से। मुझे बोला है इसको कहां पर करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हल करना है। इसमें x की जगह वैल्यू कितनी लेनी है, 0। x की जगह वैल्यू कितनी लिखनी है, 0। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, अरे 0 कहां से, x टेंड्स टू 2 पे। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया था कि अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0 और 2 में से 2 गया तो भी 0। अब मुझे ऐसे प्रश्नों को हल करना है तो इसको सरल करना आना चाहिए, तो मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको मैं करता हूं a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन के सॉल्व करके बता रहा हूं, सरल विधि से कैसे हल कर सकते हैं उसको, ये सरलीकरण है। मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और 4 को लिखा 2 का स्क्वायर। अब अगर अच्छे से आपको पता हो, अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है, जिसे अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे पहले से दिया हुआ है एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 पूरा कैंसिल, ऊपर बचा एक्स प्लस 2। लिमिट में एक्स की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो मान रख दो। जब एक्स की जगह 2 रखूंगा तो 2 प्लस 2 उत्तर आ गया 4। जबकि ये कह रहा था ये अनिर्धारित, अपन को जब पहले हल कर रहे थे तब अपन को लग रहा था कि इसका हल संभव नहीं है, लेकिन जब इसको सरल किया जाता है तो इसका हल निकालना संभव होता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जो परिमेयकरण से हल कर लिए जा सकते हैं, कुछ अलग अलग मेथड होते हैं, विलोपन विधि से हल किए जा सकते हैं, बहुत से मेथड होते हैं इस टाइप के, ठीक है ना। ये है सरलीकरण। दूसरा मेथड लगाना है आपको प्रसार विधि। दूसरी हेडिंग है, एक एक एग्जाम्पल करा रहे, बाकी तो क्वेश्चन है अपन के खूब है, 30-30, 40-40 क्वेश्चन है। प्रसार विधि, विधियां लिखते रहना, नहीं तो आप सोचोगे कि विधिया तो क्या है, अपन सीधा क्वेश्चन देख लेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। प्रसार विधि में फलनों के लगभग मान ज्ञात करने के लिए कुछ फलन होते हैं, जैसे EX का खुद का सूत्र होता है, काफी फलनों के खुद के सूत्र होते हैं, ये आपको पता रखना है। साइन एक्स, कॉस एक्स, EX e की पावर माइनस एक्स, लॉग एक्स, इनके सबके क्या होते हैं, खुद के सूत्र होते हैं। तो उनके मान याद रखोगे, इसका वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2
एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू ऑन कंटिन्यूसली फॉर्मूले लिखते जाना। ये किसका सूत्र है? ई एक्स का, जहां पे रूट का ये जो फैक्टोरियल 2 है उसका मतलब आपको पता होगा 2 इंटू 1, इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे। अगर ई की पावर क्या जाए माइनस एक्स, तो एक छोड़कर एक पर क्या लगा दो? माइनस लगा दो। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। एक छोड़कर एक पर क्या लगा दो? माइनस लगा दो। वही उत्तर, फॉर्मूला वही है, दोनों के फॉर्मूले चेंज नहीं है। उसके बाद ए एक्स भी याद रखिए, जैसे ये एंटी लॉग है, ये तो आपको पता ही होगा ना, ये एंटी लॉग है। ये भी लॉग के नीचे का ही चर है, लेकिन ये कॉमन लॉग वाला है। ए लॉग ए एक्स होता है ना, ये वाला। ऊपर वाला ई था, वो तो ये वाला था, लॉग ई वाला था बेस में। एंटी लॉग ये ए वाला है, कॉमन लॉग वाला। इसका सूत्र होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए की पावर 2 फैक्टोरियल 2 अप टू ऑन। वैसे इस क्यूब आएगा, फिर फैक्टोरियल 3, इसका साथ पूरा आता है एक्स लॉग ए, एक्स लॉग ए, एक्स लॉग ए, एक्स लॉग ए ऐसे। फिर अपन के पास है 1 प्लस एक्स की पावर एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपके अलग अलग जगहों पर काम आएगा, आगे भी काम आएगा, बीएससी में वगैरह भी खूब काम आता है ये, कॉम्पिटिशन में वगैरह। ठीक है, और अप टू ऑन ऐसे चलता रहेगा। पहले कुछ नहीं है, फिर एन के साथ n माइनस 1। एन का मतलब होता है कोई संख्या, मान लो यहाँ 4 है, फिर आएगा 4 इंटू 3, फिर यहाँ पे आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे। तो संख्या है, एन कोई क्या है? संख्या है जो इसकी घातांक के रूप में है। फिर है log 1 प्लस एक्स का सूत्र होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4, बिना फैक्टोरियल के। फैक्टोरियल नहीं है इसके साथ में। अप टू ऑन चल रहा है, ये ध्यान रखना सारे। इसी प्रकार से 1 माइनस एक्स, इसका सूत्र होता है सब में माइनस, सेम फॉर्मूला लेकिन सब में माइनस। उसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता था। log 1 प्लस एक्स में log 1 माइनस एक्स होता है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? माइनस। उसके बाद में है जो इंपॉर्टेंट, फिर से साइन एक्स का सूत्र होता है एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू ऑन। प्लस हो गया अप टू ऑन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे। यहां तक फॉर्मूला उतारो, उसके बाद में ऊपर वाले साफ करता हूं। फॉर्मूले सारे लिखने हैं, ये ध्यान रखना। साइन एक्स हो गया, उसके बाद कॉस एक्स और टेन एक्स दो ही है। कॉस एक्स का सूत्र होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। साइन और कॉस में क्या अंतर है? साइन में विषम संख्याएं चल रही है, 1 3 5 7 घातों में, और बट्टा में वही घात आ रही है। इसमें सम संख्या चल रही है। यहाँ पे था x की पावर 0 यानी 1, किसी भी संख्या की पावर 0 यानी क्या होता है? 1। तो x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6 ऐसे, और अप टू ऑन। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिक्स है दोनों। और लास्ट अपन का tan x। tan x का वैल्यू होती है x क्यूब अपॉन 3 2x 5 की अपॉन 15।
प्लस अप टू ऑल, और वैसे अपन की वैल्यू यहां तक ही काम आती है। तो एक बार इसका ले लेना फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट मेथड। चलिए हटा रहा हूं इसको। ये फॉर्मूला एज इट इज कहीं पे काम आएंगे, वहां पे अपन यूज लेंगे। वैसे जहां तक आपके सिलेबस कटा है वहां तक मुझे लग नहीं रहा है कि ये कहीं पे काम आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड, डीएल हॉस्पिटल मेथड। डीएल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल थोड़ी होगा। 2 मिनट के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो यही होगा, तो पता नहीं, हम तो यही पढ़ते थे डीएल हॉस्पिटल मेथड। अब आपके हिसाब से चेक करते हैं। डीएल हॉस्पिटल मेथड सबसे इजी है। डीएल हॉस्पिटल मेथड में मान लो आपको कोई फलन दिया हुआ है किसी लिमिट में, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x टेंड टू 0 x टेंड टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, कुछ भी ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, कोई भी फलन है, ठीक है ना। एक लिमिट में फंक्शन दे रखा है f ऑफ x और g ऑफ x। अपन को कहा गया है कि उसकी वैल्यू निकालो और वैल्यू नहीं निकल रही है। तो वैल्यू नहीं निकल रही है तो क्या करेंगे, उसका करेंगे अवकलन। इसका उत्तर क्या उत्तर प्राप्त होता है अपन को 0 बटा 0। अगर इसका उत्तर 0 बटा 0 प्राप्त हो रहा है या फिर कुछ भी अनिर्धारित फलन में से कोई भी प्राप्त हो रहा है, तो क्या करोगे, लिमिट वही रखनी है, x की जगह कोई मान रखना है वो तो वही रखना है, लेकिन ऊपर भी अवकलन कर दो फलन का अलग से और नीचे भी क्या कर दो, अवकलन कर दो, तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मान लो एक बार के लिए कि इसका उत्तर फिर भी अपन को क्या मिल रहा है 0 बटा 0, तो क्या करें, इसका एक बार और अवकलन करो। और अवकलन तब तक करते रहो जब तक इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता, और जब इसका उत्तर मिल जाएगा वहीं पे इसको छोड़ दो। अगर यहाँ पे मिल गया है तो यहाँ पे छोड़ दो, अगर उत्तर ये 0 बटा 0 नहीं है, कोई उत्तर मिल गया आपको सही से, तो वहां पे छोड़ दो। नहीं मिल रहा है तो एक बार और करो। वैसे आपको एक बार अवकलन करने में उसका उत्तर मिल जाता है। किसी फलन का अगर मान लो इस प्रकार से अनिर्धारित उत्तर आ रहा है, लेकिन अगर आप उसका एक बार अवकलन करते हैं तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ये आपको अपन के लेवल के अकॉर्डिंग तो इतना ही मिल जाता है। अपन के अकॉर्डिंग मतलब 12th के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके लेवल के ऊपर जाओगे तो आपको शायद कितनी बार अवकलन करना पड़े अपन को नहीं पता होता। तो अगेन एंड अगेन इसका क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, वो भी लिख देते हैं। प्रतिस्थापन में क्या करना पड़ता है अपन को, प्रतिस्थापन मेथड में कुछ फॉर्मूले हैं, पर्टिकुलरली कुछ फॉर्मूले हैं जो अपन के सीधे काम आते हैं। वो क्या क्या है वो अच्छे से ध्यान रखना। जैसे मुझे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बट्टा x, इस पूरे का उत्तर कितना है, 1 है। अगर कहीं फलन में ये दिख जाए तो इस पूरे का उत्तर ही क्या है, 1 है। इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आपको x बटा साइन x दिख जाता है तो भी उसका उत्तर 1 ही है। इसी प्रकार से आपको दिख जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x, तो उसका उत्तर भी कितना है, 1 ही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसका भी उत्तर कितना है, 1 है। तो आपको साइन, कॉस और टेन के याद रखना है, क्योंकि इनके ही उत्तर एक होते हैं, बाकी के उत्तर होते हैं अलग। तो इनके आपको उत्तर याद रखने हैं। उल्टे भी कर सकता हूं, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि साइन का उल्टा है तो ये क्या, नहीं, कॉस का भी है। एक्स अपॉन कॉस एक्स करूंगा तो भी एक ही है। टेन, वो मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, इतना तो आपको पता चली जाना चाहिए। या फिर अगर मैं लिख दूं यहाँ पे तो लिमिट x टेंड्स टू 0
x अपॉन 1 प्लस एक्स का भी सॉरी tan x का भी क्या होगा 1 ही है। तो ऐसा मत सोचना एक ही क्यों लिखा, इन सबके उल्टे करते हैं तो भी यही उत्तर आता है, ठीक है ना, एक ही उत्तर आएगा। और ये आते हैं तो ध्यान रखना थोड़े से। फिर है लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका मान भी है 1। उसके बाद में है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका मान है log ax। ये a वाला है वो हमेशा log के साथ ही वैल्यू बताता है अपन को। इसके बाद है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी है 1। उसके बाद में है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू है e। और लास्ट है अपन का लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर x, इसकी वैल्यू भी है e। e यानी एंटी लॉग है, या मत सोचना कि e क्या आ गया, e हमेशा एंटी लॉग को ही दर्शाता है अपना। और ये इतने फॉर्मूले जो है ये अपन के सांतत्य और सीमा में काम आने वाले हैं। आगे शायद अपन के अवकलनीयता में तो काम नहीं आता है ये सूत्र। ये सांतत्यता को हल करने को, सीमा को हल करने की क्या है प्रक्रियाएं हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। तो यहां तक मैंने आपको बताया सीमा क्या होती है, किसी भी चीज की सीमा होती है किसी भी फलन के किसी एक अवयव पर, किसी एक x के मान पर, उसके दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड में अगर उसके मान समान प्राप्त होते हैं, अगर किसी फलन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में अपन को मान समान प्राप्त होते हैं, उसी फलन का वही मान प्राप्त होता है, तो उसे कहा जाएगा सीमा। वहां पर सीमा का अस्तित्व होगा। और मैंने सांतत्य में बताया कि अगर वो सीमा का अस्तित्व तो है, उसके साथ ही उसके खुद के अवयव पर भी वही मान हो, सभी पर एक ही मान आता है। जैसे मैंने आपको एक हल करवाया था 3 3 3, तीनों पर उत्तर उसका 3 ही आया था, तो ऐसे फलन कहलाते हैं सांतत्य। सांतत्य का दूसरा अर्थ होता है अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूअसली चल रहा है, कैसे भी सीधा सीधा चल रहा है, घूम घूम के चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी चल रहा है, तो वो फलन हमेशा कैसा होगा सांतत्य, क्योंकि उसके नाम के आधार पर ही है। सांतत्य का अर्थ होता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअसली वो काम करना चाहिए, चलना चाहिए। एक सरल रेखा की समीकरण हमेशा सांतत्य होती है। कोई भी वक्र अपन जो देखते हैं जो टूट नहीं रहा है किसी बिंदु पर, वो हमेशा सांतत्य होता है। तो अपन को मन में ऐसे भी आ जाना चाहिए कि अपन को ये फलन दिया हुआ है, ये तो सांतत्य ही आएगा, क्योंकि फलन दिया हुआ है। फलन अपन को पता है लगातार चलते हैं, फलन लगातार चलते हैं तो वो कंटिन्यूस है। महत्तम पूर्णांक फलन कंटिन्यूटी होती नहीं है, मतलब सांतत्य होते नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट सारे ग्राफ होते हैं ना, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह, साइन थीटा कॉस थीटा हुआ, वो कंटिन्यूटी है। टेन नहीं है क्योंकि वो टूट जाता है। अगर आपने मेरे साइन कॉस टेन वाले के ग्राफ देखे थे तो आपको पता होगा साइन कॉस का तो ग्राफ लगातार चलता है, लेकिन कॉट और टेन इनके ग्राफ टूट जाते हैं। तो जिनके ग्राफ टूट जाते हैं वो कभी सांतत्य नहीं कहलाते हैं। अलग अलग बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर वो सांतत्य हो सकते हैं, लेकिन सभी बिंदुओं पर सांतत्य नहीं होते। तो ये अपन ने पढ़ा है आज की क्लास में सीमा और सांतत्यता का सिंपल प्रकार से, किस प्रकार से हल किया जाता है। सीमा और सांतत्य क्या होता है, कहां पर उसकी जरूरत पड़ती है। जब अपन किसी फलन का उत्तर नहीं निकाल पाते हैं तो वहां पे अपन को अलग अलग मेथड लेने पड़ते हैं। इसी चीज को कहा जाता है सीमा और सांतत्य। उसी चीज को कहता है सीमा। बेसिकली वो उसकी लिमिट है अलग अलग जगहों पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऐसे। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगर क्लास को आपको समझ में आ गया हो कि कंटिन्यूटी या फिर सांतत्य क्या होता है, सीमा क्या होता है, लिमिट क्या होती है, तो क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है। आपके फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।